गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 157 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, 2 प्रश्न इसमें ज्योग्राफी के हैं, बाकी सारे हिस्ट्री के हैं। और ये वो प्रश्न हैं जो स्टेट पीसीएस में हिस्ट्री वाले जो आते हैं, जिनको देखकर लगता है कि कहाँ से आ गए ये। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 157 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो आप। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो पहला प्रश्न ज्योग्राफी का है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, इनमें से बताना है। ठीक है, सबसे लंबी या बड़ी कोस्टल लाइन जो है किसकी है? ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखिए गुजरात की है, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश की। अगर ये भी नहीं होता, ठीक है, तो उत्तर क्या होता? थर्ड, तमिलनाडु। तो देखिए भारत के कुल 13, ठीक है, 13 हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। ठीक है, जिनमें राज्य हैं 9 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। इनको छूने वाली 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, कोस्टल लाइन है इंडिया की। ठीक है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, यानी गुजरात से लेकर उड़ीसा तक। देखिए भारत के तटों में पश्चिमी तट, पूर्वी तट और लक्षद्वीप के तट और अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और ये अंडमान है और ये दादर नगर हवेली दमन द्वीप। गुजरात की बात करें तो गुजरात रणनीतिक रूप से भारत के समुद्र तट में जो है सबसे लंबे हिस्से के साथ स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, उसके बाद तमिलनाडु का है। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सी है वो? कर्मनाशा, टोंस, गोमती या सरयू? गोमती तो फुलर झील से निकलती है यूपी से। इसका उत्तर है सरयू नदी या शारदा नदी या काली नदी। देखिए गौरी गंगा, जिसे शारदा या सरयू के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है ये। और इसे काली या चौक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारत नेपाल सीमा के साथ घाघरा में मिलती है। भारत नेपाल सीमा पर पंचेश्वर के पास शारदा नदी में खाली होने से पहले यह कपकोट, बागेश्वर और सेराघाट शहरों से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शारदा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। भारत में निचली घाघरा को सरयू भी कहा जाता है। देखिए यह जो है विशेष रूप से अयोध्या से होकर गुजरती है और अयोध्या शहर को भगवान राम का जन्म भूमि जो है कहा जाता है। और प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में सरयू नदी के कई उल्लेख हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस में अन्य नदियां थी, गोमती, तो गोमती गंगा की सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश की फुलर झील से। ठीक है, यह मान्यता है कि एकादशी के दिन गोमती में स्नान करने से जो है पाप धुल जाते हैं, क्योंकि इस नदी को ऋषि वशिष्ठ का पुत्र माना जाता है। ठीक है, टोन्स की बात करें तो टोन्स जो है यमुना की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश को छूती है। और अंत में बचती है कर्मनाशा। कर्मनाशा गंगा की सहायक नदियों में से एक है। इसका स्रोत है बिहार के कैमूर जिला और यह भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर गुजरती है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यूपी पीसीएस की भी और आरओ की भी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी हिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंदी तो नहीं है, या तो तेलुगु है या तमिल है। क्या है इसका आंसर? तेलुगु। देखिए विजयनगर की स्थापना पे आते हैं। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर के सम्राट कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अष्टदिग्गज विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि थे।
जिन्होंने 1509 से 1529 में अपनी मृत्यु तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था इन्होंने। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 13वीं शताब्दी में आधुनिक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर राज करने वाली रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? इंपॉर्टेंट है रानी रुद्रमा देवी। और प्रश्न भी पूछा गया है ये यूपी में काकतीय से। देखिए रानी रुद्रमा देवी दक्कन के पठार में 13वीं शताब्दी की काकतीय वंश की योद्धा थी और वह दक्षिण भारत में सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासका थी। काकतीय वंश की बात करें तो काकतीय वंश एक भारतीय राजवंश था जिसने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच अधिकांश पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें वर्तमान के अगर क्षेत्र देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल। देखिए रुद्रदेव प्रथम वारंगल के काकतीय साम्राज्य के पहले स्वतंत्र शासक थे और इस राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें वो थे गणपति देव और उन्होंने लगभग 63 वर्षों तक शासन किया। और इस राज्य का अंतिम शासक देखें तो प्रताप रुद्र था। नए सुल्तान गियाथ अल दीन तुगलक ने 1323 में आक्रमण का आदेश दिया जिसने काकतीय वंश को समाप्त कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य का जो है दिल्ली सल्तनत में विलय हो गया। ठीक है, इस तरह से काकतीय समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? किस उपनगर की स्थापना की थी? नांगलपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नांगलपुरम जो है वो मंदिर शहर है। नांगलपुरम मंदिर शहर विजयनगर साम्राज्य शासन के कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनकी मां नांगवा देवी की स्मृति में बनवाया गया और इसलिए यह श्री नांगलपुरम बन गया। इसका नाम बदलकर नांगलपुरम करने से पहले इस गांव को जो है हरगंदपुरम के नाम से जाना जाता था, हरिगंदपुरम के नाम से। और कृष्णदेव राय ने विजयनगर में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिरों जैसे कुछ बेहतरीन पत्थर के मंदिरों का निर्माण करवाया। ये पूछ लेते हैं मैच करने के लिए, किसने करवाया इनका निर्माण? तो कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर फला फूला? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सी है वो नदी? कृष्णा नहीं है, गोदावरी नहीं है, कावेरी नहीं है, इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य यानी 1336 से 1580, यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर फला फूला। संगम सालुब तुलुब अरविडु इस राजवंश के शासक राजवंश थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी 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 कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है हम्पी। देखिए हम्पी कर्नाटक में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है और यह विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 1986 में इसको यह दर्जा मिला था। और यह संगम वंश के शासक हरिहर और बुक्का द्वारा अपने गुरु विद्यारण्य की स्मृति में विद्यानगर के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ का आकर्षण क्या है? हम्पी का आकर्षण है किलों के खंडर, प्राचीन मंदिर यहाँ के और जलीय संरचनाएं। यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर पाए गए हैं। विरूपाक्ष मंदिर है यहाँ पर, हेमकुट पहाड़ी मंदिर है यहाँ पर और विजय विट्ठल मंदिर है यहाँ पर और ये प्रमुख हिंदू मंदिर हैं। हिस्ट्री में नाम आपने सुना होगा, चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी का नाम बताइए। बीजापुर से, गोलकुंडा से, बीदर या अहमदनगर? चांद बीबी का संबंध था अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए चांद बीबी एक भारतीय शासिका और योद्धा थी। ठीक है, उन्होंने बीजापुर सल्तनत की संरक्षक और अहमदनगर की शासिका के रूप में काम किया और अहमदनगर से संबंधित थी वो। चांद बीबी 1595 में अकबर के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं।
ठीक है, 1595 में। वह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी और उन्हें चांद खातून और या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मध्ययुगीन काल की महाकाव्य कविता पद्मावत किसने लिखी थी? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, सीधे सीधे भी पूछ लेता कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, लेकिन थोड़ा माहौल बनाकर पूछा है। मध्यकालीन युग की महाकाव्य कविता, ठीक है, पद्मावत किसने लिखी थी? इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने मध्यकालीन युग की महाकाव्य कविता पद्मावत लिखी। अब बात करेंगे इनकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति युग की निर्गुण प्रेमाश्री धारा के कवि थे। उत्तर प्रदेश के जायस के रहने वाले थे वो, और उनके नाम में उनके उपनाम के रूप में जायसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनकी 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें पद्मावत, अखरादान, आखिरी कलाम, कहारनामा और चित्ररेखा आदि प्रमुख हैं। लेकिन वह अपने पद्मावत ग्रंथ से जो है प्रसिद्ध हुए। पद्मावत की भाषा जो है अवधी है और इसकी रचना शैली है दोहा चौपाई, ठीक है, और इसने जो है प्राचीन काल के कवियों को जो है प्रभावित किया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने परवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी? किसने लिखी थी विक्रमादित्य 6 की जीवनी? बिल्हण ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 11वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि बिल्हण अस्तित्व में थे और उनकी प्रेम कविता है कौर पंचिका, जो प्रसिद्ध है। पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य 6 ने उन्हें विद्यापति के रूप में नियुक्त किया और बिल्हण ने अपने सम्मान में महाकाव्य विक्रमांक देव चरित्र लिखकर अपने संरक्षक को जो है सम्मान दिया। ये रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। इसकी रचना विक्रमांक देव चरित्र बिल्हण की। क्योंकि ऑप्शन में कुछ और हैं, जैसे कि वाक्यपति का नाम, बल्लाला का नाम और संध्या का नंदी का नाम। तो वाक्यपति की बात करें तो वह महाकाव्य कविता गोणवाह के कवि और लेखक थे, और बल्लाला की बात करें तो होसल साम्राज्य के अंतिम महान राजा थे। संध्या का नंदी की बात करें तो संस्कृत के कवि थे, उन्हें पाल वंश का सबसे महान कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? एक या एक से अधिक। देखिए, हेमचंद्र ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस की रचना की। हेमचंद्र ने प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस की रचना की। मुद्रा राक्षस तमिल का एक ऐतिहासिक नाटक है और यह राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भारत में सत्ता में आने के बारे में बताता है। कोई सही है क्या इसमें? देखिए, पहला तो गलत है, कई बार आपको पढ़ा भी होगा, बताया भी गया। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ठीक है, और मुद्रा राक्षस तमिल का नहीं बल्कि संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। तो दो गलत हो गए, तीसरा भी कट ही गया फिर, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए यहाँ पर। यह राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के भारत में सत्ता में आने के बारे में बताता है। तो डी है इसका आंसर, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। डिफरेंस है ना चंद्रगुप्त मौर्य में और विक्रमादित्य में। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त की प्रमुख रचना है ये, और संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है, ना कि तमिल का, तेलुगु या मलयालम का। और यह राजा चंद्रगुप्त मौर्य ये भारत में सत्ता में आने के बारे में बताता है। और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जाने तो 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घरानंद को हराया था इन्होंने। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम में क्षेत्र का अधिग्रहण करने वाले सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की थी उन्होंने, और उन्होंने निकेटर की पुत्री से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उन्होंने 1321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? पहले तो ये लिखी किसने थी? इन्होंने लिखी थी। ये प्रश्न कई बार पूछा एग्जाम में, कौन सी भाषा में लिखी है?
संस्कृत तो नहीं होगी, बताइए। तुर्की, अरबी या फारसी? अरबी है इसका उत्तर। देखिए, किताबुल हिंद या इसको तारीख उल हिंद भी बोलते हैं, अरबी भाषा में लिखी गई अलबरूनी की रचना है ये, और इसे 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। और यह जो पुस्तक है वो 1017 से 1030 के बीच भारत में अलबरूनी अवलोकन पर आधारित भारतीय जीवन का एक सर्वेक्षण है। और यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा भारतीय विज्ञान, धर्म और समाज पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक है। तारीख उल हिंद या किताब उल हिंद। अलबरूनी की बात करें थोड़ा, तो अलबरूनी एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, इतिहासकार थे, और उनका संबंध था ख्वारज़्म क्षेत्र से, ताल्लुक़ रखते थे वो। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ अगर बाउंसर जा रहा है आपका, तो ये समय देखिए, 1818 में कौन हो सकता है भारत का गवर्नर जनरल? ये लॉर्ड कर्जन का तो समय नहीं है, ठीक है, वेलेजली का भी नहीं है, विलियम बेंटिक का भी नहीं है, ये समय है लॉर्ड हेस्टिंग का। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल बनने के बाद कंपनी जो है सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ, और लॉर्ड हेस्टिंग ने घेराबंदी नीति के स्थान पर अधीनस्थ अलगाव की नीति लागू की। यहाँ से शुरू होती है बात। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने दिल्ली निवासी चार्ल्स मेटकाफ को राजपूत राज्यों से संधि करने का काम सौंपा। मेटकाफ ने राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और संधियां तैयार की। तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये समय किसका चल रहा है? लॉर्ड हेस्टिंग का। 1811 में चार्ल्स मेटकाफ ने राजस्थान के राजपूत शासकों के संघ के गठन का सुझाव दिया था, ठीक है। इससे पहले ही जो सुझाव ब्रिटिश संरक्षण के तहत काम करेगा, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ ने 1811 में सुझाव दिया और फिर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने कह दिया मेटकाफ को 1818 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद के मायने होते हैं, मतलब अर्थ होता है पुत्र। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह, भगवान दास, भारमल, मानसिंह। मानसिंह है इसका आंसर। देखिए, 26 अगस्त 1605 को जो है मानसिंह को जो है 7,000 का मनसब बनाया गया, ठीक है। यानी मुगल सेना में 7,000 घुड़सवारों पर एक सेनापति। और अकबर ने उसे जो है फरजंद की उपाधि दी थी, यानी पुत्र की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया? कौन है वो? कौन है वो? वो है राजा छत्रसाल। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राजा छत्रसाल बुंदेला राजपूत वंश के एक मध्यकालीन भारतीय योद्धा थे। उनका जन्म हुआ था कछार कचनाई में 4 मई 1649 को चंपत राय और लाल कुंवर के घर, जो कि बुंदेला राजपूत वंश था। और वह ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे, और उनके पूर्वज मुगल बादशाह के जागीरदार थे, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन के 60 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड में अपना राज्य जो है वो स्थापित किया। छत्रसाल ने 22 वर्ष की आयु से 82 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस तक जो है मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ 52 प्रमुख युद्ध लड़े। और उन्होंने उन्होंने किन्होंने छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना भी की और 1675 में इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो राजा छत्रसाल का नाम। देखिए, इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।